नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रोटेटर कफ इंजरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि रोटेटर कफ क्या होता है। ये हमारा कंधे का जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। इसके ये ह्यूमरस है जो आर्म बोन होता है और ये आपका स्कैपुला है जो शोल्डर ब्लेड बनाता है। इसमें जो कैविटी होती है उसे हम ग्लिनॉइड बोलते हैं और ये जो पोर्शन है बड़ा सा जो जॉइंट बना रहा है ह्यूमरस का, उसे हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। ये दोनों मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। लेकिन ये स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड होता है ये बहुत ही शैलो होता है। इसको डीप करने के लिए ग्लिनॉइड लैब्रम होता है जो इसे डीप करता है, जिसके अंदर हेड मूव करता है। और इसे स्टेबलाइज करने के लिए, बायोमैकेनिकली ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए जो डीप मसल्स होते हैं शोल्डर के चारों तरफ, वो हेल्प करते हैं। उन मसल्स को रोटेटर कफ कहा जाता है। ये चार होते हैं। एक ऊपर से आते हैं जो इस जगह से निकलता है और यहाँ पे अटैच होता है। इसे सुप्रास्पाइनेटस कहा जाता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल हाथ को साइड से ऊपर उठाने में हेल्प करता है, जो एबिडक्शन बोला जाता है। वैसे ही पीछे की तरफ से अगर हम देखते हैं तो इस पूरे एरिया से एक मसल राइज करता है जिसे इंफ्रास्पाइनेटस कहते हैं, और इसके इस बॉर्डर से एक तीसरा मसल राइज करता है जिसे टेरिस माइनर कहते हैं। ये तीनों भी जाके यहाँ अटैच होते हैं और इनका काम होता है हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करना। ये जो मूवमेंट होती है ये दोनों मसल मिलके करते हैं। चौथी मसल होती है सब स्कैपुलरिस, जो पूरे इस एरिया में होता है आगे की तरफ, और ये आकर यहाँ पे अटैच होता है। ये हाथ को अंदर की तरफ रोटेट करता है। जब आप यूं हाथ करते हैं तो ये सब स्कैपुलरिस करता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल एबिडक्शन को की शुरुआत भी करता है और हेड को ये नीचे पुश करता है। हेड जब नीचे पुश होता है तो ये जो एरिया है ये बहुत ही नैरो एरिया होता है, इसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। उसके बीच में ये ना लगे और मूवमेंट पूरी हो, तो इसलिए हेड को ये पुश करता है। तो अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग मसल एक्टिवेट होके इस हेड ऑफ ह्यूमरस की पोजीशन बेटर कर देते हैं कि ये मूवमेंट हमारी पूरी हो सके। चार मसल्स सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस, ये चारों मसल मिलकर रोटेटर कफ बनाते हैं। आखिर इसमें इंजरी क्यों होती है? इसमें जो इंजरी होती है उसका एज से रिलेशन होता है। जैसे कोई यंग बंदा है तो वो किसी एक्सीडेंट में, किसी ट्रॉमा में हो जाता है, या कोई एक्टिविटी जिसमें उसे बार बार हाथ सर के ऊपर उठाना पड़े, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया अगर वो खेलता है, या कोई कारपेंटर है जिसे बार बार वो कील ठोकता है ऊपर की तरफ हाथ करके, तो इसमें रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है। और रोटेटर कफ जो है टियर भी हो सकता है। वही जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में मसल्स का डिजेनरेशन होता है। मसल्स के डिजेनरेशन की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, फिर कई बार टियर हो जाता है और डिसफंक्शन होता है, फंक्शनल डिसफंक्शन होता है। ये हेड को ये ठीक से नीचे प्रेस नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एक और कंडीशन होती है जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये जो प्रोसेस है, जो एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है, ये बाय बर्थ ओवरहैंग हो, नीचे की तरफ हो, तो ये जगह कम हो जाती है। और किसी भी वजह से मसल में इंजरी हो या मसल में इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, तो ये स्पेस काफ़ी नैरो हो जाता है और वो मसल्स को रगड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी इसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जॉइंट डिसफंक्शन भी कर देता है और मसल टियर भी कर देता है। तो यंग आदमी में दूसरे कॉज होता है, ओल्ड एज में दूसरा कॉज होता है, और तीसरा एक इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है जो फंक्शनल डिसफंक्शन की वजह से होता है। आखिर ये इंजरी कितनी तरह की होती है? इसमें बेसिकली इसकी इंजरी को चार पार्ट में बांटा गया है। एक तो जो मसल है, मसल में टियर हो सकता है। टियर माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट टियर हो सकता है। जो कंप्लीट टियर होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो पार्शियल टियर होता है
तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। मसल्स में स्वेलिंग आ सकती है जिसे हम टेंडनाइटिस कहते हैं, जो एक्यूट स्टेज में होता है। और तीसरा, जब ये क्रोनिक स्वेलिंग होती है जो काफ़ी लंबे समय से, यूजुअली 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर रह जाता है, तो इसे हम टेंडिनोपैथी कहते हैं। तो एक्यूट को हम टेंडनाइटिस कहते हैं, क्रोनिक कंडीशन को टेंडिनोपैथी कहते हैं। और चौथा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो गया, जो ये मसल यहाँ पे फंसता है और फंस के उसमें स्वेलिंग आती है और टीयर होता है। तो एक तो टीयर हो गया, टेंडनाइटिस हो गई, टेंडिनोपैथी हो गई, और चौथा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो गया, जो फंक्शनल डिसफंक्शन हुआ इसकी मूवमेंट का, ग्लेनोहेमरल जॉइंट का। आखिर इसमें सिम्टम क्या आते हैं? इसमें जो सिम्टम आते हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो पेन का। पेन यहाँ शोल्डर जॉइंट में नहीं होता। पेन यूजुअली ये बाहर की तरफ होता है और कई बार ये नीचे होता है। तो जब हम शोल्डर एग्जामिन करना चाहते हैं तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ दर्द हो रही है नीचे की तरफ। तो ये आर्म के पोजीशन में बाहर की तरफ और कभी कभी नीचे की तरफ पेन होता है, कभी कभी ये आगे की तरफ भी पेन आता है। तो पहला इसमें सिम्टम होता है पेन। दूसरा होता है रोटेटर आर्क सिंड्रोम हम कहते हैं, जो मूवमेंट पेनफुल हो जाती है। किसी अगर सुप्राइज पेंडिटस इन्वॉल्व हो तो कई बार शुरुआत में पेन होता है, या एक रोटेटर आर्क सिंड्रोम कहा जाता है जिसमें बीच में 60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक पेनफुल होता है, फिर उसके बाद पेन खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल रोटेशन में पेन हो सकता है, इंटरनल रोटेशन में पेन हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मसल ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो पेन हो गया, रेंज ऑफ मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो गया। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जैसे कई लोगों का लास्ट मोमेंट में जाके ये पेन होनी शुरू होती है, किसी से साइड से हाथ नहीं उठता है, कोई एक्सटर्नली रोटेट नहीं कर सकता है, हाथ ऊपर करके काम नहीं कर सकता है, कोई दर्द होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इस कंडीशन में कि वो पीछे हाथ करके अपने ब्रा के हुक नहीं लगा सकती हैं, ये पेनफुल होता है। ये एक सबसे कॉमन कंप्लेन होती है फीमेल्स में। चौथा, जो ये फंक्शन इसका जो डिरेंज हो जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। आखिर इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो क्लिनिकली हम एग्जामिन करते हैं, उसकी मूवमेंट देखते हैं। कुछ टेस्ट होता है जैसे हॉकिंस टेस्ट होता है, एम्प्टी कैन टेस्ट होता है, नील टेस्ट होता है, रोटेटर आर्क टेस्ट होता है, ये सारे हम एग्जामिन करते हैं। एक्सरे में कभी कभी हमें जहाँ पे मसल इन्फ्लेम्ड हो या टियर हो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन मिल सकता है, कैल्शियम डिपोजिशन, जो बतलाता है कि मसल का वो एरिया गड़बड़ है या डेड है। लेकिन मेन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसमें वो है एमआरआई। एमआरआई एग्जैक्ट पिक्चर बतलाता है कि वहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है, क्या हुआ है, सिर्फ स्वेलिंग है या साथ में बरसा जो होता है उसमें फ्लूइड भी है या मसल टियर हो चुका है, ये सारा बतलाता है। कई बार हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जब हमें टियर हम सस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग जाता है। मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड शोल्डर का करवाते हैं। चलिए, इन्वेस्टिगेशन करवा लिया, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका। जब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पेन किलर, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं कि पेन और इन्फ्लामेशन कम हो। कई लोग जिद लगाकर बैठ जाते हैं कि जो हमें पेन किलर नहीं खाना, लेकिन वो हम सिर्फ पेन के लिए नहीं देते हैं, वहाँ की स्वेलिंग कम करने के लिए भी देते हैं जो इन्फ्लामेशन हुआ रहता है। और जब तक ये दवा NSAID नहीं लेंगे तब तक उनसे मूवमेंट नहीं होगी पेन की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी में कभी आइस पैक से आराम आता है, किसी किसी को हॉट पैक से आराम आता है, टेंस हम देते हैं, एंटोफ्रोसिस करवाते हैं और एक्सरसाइजेस करवाते हैं, शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस। तीसरा इसका, अगर मान लीजिए इन सब से भी आराम नहीं आ रहा होता है तो तीसरा पार्ट आता है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि वो सबसे पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है और ये लोकली इफेक्टिव होता है, जो वहाँ की स्वेलिंग कम करता है तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और इसका बॉडी पे, बाकी शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है।
अगर इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा है, और स्पेशली अगर रोटेटर का टियर है, अगर वो टूटा हुआ है, तब उसका ऑपरेट करवाना चाहिए। उसको हम दूरबीन से ऑपरेट करते हैं, उसको वापस स्टिच बैक करते हैं। ये करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टियर है और आप ऑपरेट नहीं करवाते हैं तो कल को शोल्डर जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से वो घिसता जाता है और उसमें अर्थराइटिस आ जाती है। अर्थराइटिस अगर आ जाए तो फिर हमें शोल्डर रिप्लेस करना पड़ता है। मान लीजिए काफ़ी बड़ा टियर है या गैप बहुत ज़्यादा है या काफ़ी पुराना है, वो नॉर्मल जो है आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर में हमारे नहीं आ रहा है, तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचता है। एक पहला ऑप्शन होता है कि हम ऊपर की कैप्सूल को स्टिच बैक कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं कि मूवमेंट जो है ऊपर से रिस्ट्रिक्ट हो जाए। दूसरा, कई बार हम उस मसल को पूरा डिब्राइड कर देते हैं और दूसरा टेंडन या दूसरा मसल लेके वहाँ पे एज ए ग्राफ्ट यूज़ कर देते हैं। जीनोग्राफ्ट वगैरह अभी यहाँ पे इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, नहीं एलोग्राफ्ट है। लेकिन जब बिल्कुल ही इरिपेयरेबल हो और जॉइंट खराब होना शुरू हो गया है, तब आंसर इसका होता है रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। एक तो नॉर्मल शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है, एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है। जब रोटेटर कफ की डेफिशिएंसी होती है तब हम रिवर्स शोल्डर करते हैं। ये सारा जब हम ऑपरेट करते हैं या कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं तभी पेशेंट ठीक होता है। रोटेटर कफ टियर हो तो उसे आप जरूर रिपेयर करवाएंगे। अगर नहीं रिपेयर करवाते तो कल को शोल्डर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये एक आसान सा ऑपरेशन है जो दूरबीन से होता है, बहुत छोटे छोटे 2-3 कट से होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे रोटेटर का टियर जहाँ ठीक होता है, शोल्डर का फंक्शन वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है। कई बार जब एक्रोमियन प्रोसेस की ओवरहैंगिंग होती है या वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हम इसका लैटरल एंड दूरबीन के थ्रू ही आर्थ्रोस्कोपिकली काट देते हैं, उसको शेविंग कर देते हैं कि वो फंसना बंद हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट में शोल्डर की प्रॉब्लम क्यों कॉमन है। आज के लिए अलविदा, नमस्कार।